क्या हो अगर कोई भी डील, कोई भी नेगोशिएशन आप उसे शुरू करने से पहले ही जीत चुके हों? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम यही समझने वाले हैं। हम सन त्जू की 2000 साल से भी पुरानी किताब द आर्ट ऑफ वॉर के सीक्रेट्स को आज के बोर्डरूम की स्ट्रैटेजी में बदलेंगे और ये जानेंगे कि कॉर्पोरेट जगत में बिना लड़े असल जीत कैसे हासिल की जाती है। हाँ, मुझे पता है ये किताब 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन कमाल की बात ये है कि इसके सिद्धांत आज भी उतने ही सटीक हैं। देखिए, चाहे जंग का मैदान हो या कॉर्पोरेट डील, लड़ाई के जो बेसिक नियम हैं वो कभी नहीं बदलते। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमें आज के दौर में क्या सिखा सकता है। सन त्जू की इस फिलॉसफी को, उनकी इस सोच को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि असल में मास्टरी यानी महारत होती क्या है। और इसके लिए द आर्ट ऑफ वॉर पर लिखी गई पुरानी कमेंट्रीज में छिपी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो जरा सोचिए, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है जिसके परिवार में पीढ़ियों से महान वैद्य यानी डॉक्टर्स होते आए हैं। एक दिन वो अपने सबसे मशहूर वैद्य से एक सीधा सा सवाल पूछता है, तुम सब भाइयों में से सबसे काबिल कौन है? अब जो जवाब मिला ना, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वैद्य बताता है कि उसके भाई कितने काबिल हैं। कहता है, मेरा एक भाई तो बीमारी को बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेता है, और मैं तो गंभीर बीमारियों का इलाज करता हूँ, नसें दबाता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ। जाहिर है दोनों की बहुत इज्जत है, और क्यों ना हो, उनका काम साफ साफ दिखता है, लोगों की जान बचाता है। लेकिन फिर वो अपने सबसे बड़े भाई का जिक्र करता है, जिसका नाम घर पे बाहर कोई जानता तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी को पनपने ही नहीं देता। वो बीमारी की जड़ को, उसकी आत्मा को पहचानकर उसे बनने से पहले ही खत्म कर देता है। तो न कोई संकट आता है, न कोई नाटकीय इलाज होता है, और इसीलिए न कोई शोहरत मिलती है। यही है असली मास्टरी, जो दिखती नहीं पर सबसे असरदार होती है। और बस यही कहानी हमें सीधे सन त्जू की फिलॉसफी के दिल में ले जाती है। जैसे सबसे काबिल वैद्य वो है जो बीमारी होने ही न दे, वैसे ही सबसे महान स्ट्रैटेजिस्ट वो है जो लड़ाई की नौबत ही ना आने दे। और यही सन त्जू का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी संदेश है। देखिए, सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो एक मुश्किल लड़ाई के बाद मिले। नहीं, सबसे बड़ी जीत वो है जहां लड़ाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टकराव से भाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपने सिचुएशन को इतनी स्मार्टली हैंडल किया है कि लड़ाई की ज़रूरत ही खत्म हो गई। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपना होमवर्क इतना अच्छा किया है, अपने सामने वाले को इतनी गहराई से समझ लिया है और पूरे माहौल को इतनी चतुराई से अपने पक्ष में कर लिया है कि जब आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं तो आपकी जीत लगभग तय हो चुकी होती है। तो सन त्जू ने क्या किया? उन्होंने मिलिट्री स्ट्रैटेजी की एक रैंकिंग बना दी, सबसे अच्छी से लेकर सबसे बुरी तक। और मजे की बात यह है कि ये रैंकिंग आज के कॉर्पोरेट नेगोशिएशन के लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है। चलिए देखते हैं कैसे। ये पिरामिड कॉर्पोरेट नेगोशिएशन को समझने के लिए एकदम सही है। सबसे ऊपर सबसे बेस्ट क्या है? योजनाओं को विफल करना। मतलब आप नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही पर्दे के पीछे अपना काम कर चुके हैं। आपने माहौल ऐसा बना दिया है कि जीत आपकी ही होगी। सबसे नीचे और सबसे खराब क्या है? शहरों को घेरना। कॉर्पोरेट दुनिया में ये एक महंगा कोर्ट केस या हॉस्टाइल टेकओवर जैसा है जिसमें अंत में हर कोई हारता है। हमारा लक्ष्य हमेशा टॉप पर रहना है, जहां जीत चुपचाप और बिना किसी शोर शराबे के हासिल की जाती है। तो सवाल ये है कि हम इस टॉप लेवल तक पहुंचे कैसे? हम एक अदृश्य योद्धा, नेगोशिएटर कैसे बने? सन त्जू हमें इसके लिए 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स देते हैं। पहला और सबसे जरूरी टूल है पूरी जानकारी, एब्सोल्यूट नॉलेज। और ये सिर्फ अपनी फाइल्स और फैक्ट्स जानने के बारे में नहीं है। ये अपने सामने वाले को, उसकी असली ज़रूरतों को, उस पर क्या प्रेशर है, उसे समझने के बारे में है। और साथ ही खुद की ताकत और कमजोरियों को भी गहराई से जानना है। इस जानकारी के बिना आप बस हवा में तीर चला रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, उनकी टीम में कौन कौन है ये समझ रहे हैं, और ये भी पता लगा रहे हैं कि उनका बॉस असल में उनसे चाहता क्या है। और हाँ, आपको अपनी वॉक अवे लाइन यानी वो पॉइंट जिसके आगे आप डील नहीं करेंगे, वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आपके पास ये 360 डिग्री व्यू होता है, तब आपको कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। दूसरा टूल है फॉर्मलेसनेस।
मतलब जिसका कोई एक आकार ना हो। संत त्सू कहते हैं, पानी की तरह बनो। पानी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। ठीक वैसे ही एक महान नेगोशिएटर कभी एक ही स्ट्रैटेजी से चिपका नहीं रहता। वो सिचुएशन के हिसाब से अपना तरीका बदलता है और सामने वाले के लिए हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बना रहता है। मतलब अगर आपके कॉम्पिटिटर को लगता है कि आप सिर्फ कीमत पर बात करेंगे, तो आप अचानक डिलीवरी की शर्तों पर जोर देना शुरू कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप आक्रामक होंगे, तो आप एकदम से बहुत सहयोगी बन सकते हैं। इससे वो हमेशा संतुलन खोते रहते हैं, जबकि कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तो याद रखिए, पत्थर की तरह कठोर नहीं, पानी की तरह बनो। और तीसरा टूल है मोमेंटम, यानी कि गति। sun tzu इसकी तुलना एक ऊंचे पहाड़ से लुढ़कते हुए एक गोल पत्थर से करते हैं। शुरुआत में उसे बस एक हल्का सा धक्का चाहिए होता है, लेकिन एक बार जब वो रफ्तार पकड़ लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। नेगोशिएशन में भी यही होता है। डील में मोमेंटम बनाने का मतलब है कि आप पहले छोटी छोटी आसान बातों पर सहमति बना लें। हर एक हाँ से एक मोमेंटम बनता है, जिससे बड़े मुद्दों पर भी हाँ कहना आसान हो जाता है। आप एक ऐसी साइकोलॉजिकल लहर पैदा करते हैं जो डील को खुद ब खुद आपके पक्ष में ले जाती है, और आखिर में आपका मनचाहा नतीजा ऐसा लगने लगता है मानो वही एकमात्र नेचुरल रास्ता था। तो हमने वैद्य की कहानी से अदृश्य मास्टरी का सबक लिया, स्ट्रैटेजी का पिरामिड देखा और जानकारी, फॉर्मलेसनेस और मोमेंटम जैसी टूल्स को समझा। ये सब हमें एक ही बहुत पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाते हैं। संत त्सू का ये एक वाक्य सब कुछ कह देता है। जो अनुभवहीन होते हैं वो नेगोशिएशन टेबल पर जीतने की उम्मीद से जाते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो टेबल पर तब जाते हैं जब ये पक्का कर लेते हैं कि वो पहले ही जीत चुके हैं। जीत कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये उस तैयारी का नतीजा है जो टेबल पर आने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। इसलिए अगली बार जब किसी बड़ी डील की तैयारी करें तो उस नेगोशिएशन को फाइनल परफॉर्मेंस मत समझिए, उसे ड्रेस रिहर्सल समझिए। असली शो जहां जीत या हार तय होती है वो तो बहुत पहले पर्दे के पीछे हो चुका होता है। तो अपनी अगली बड़ी डील के बारे में सोचिए। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप एक लंबी, थका देने वाली लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक ऐसी जीत की नींव रख रहे हैं जो लड़ाई को गैर जरूरी बना देगी? चुनाव आपका है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।